हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट बुक की। और ये बुक लिखा है पी साईनाथ साहब ने। इस किताब को आए हुए 30 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन ये किताब आज भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट बनी हुई है। और अगर आपको खेती किसानी की समस्याओं को समझना है और भारत की वाकई में रियल इस्टेट आपको समझनी है, जो कि ग्रामीण भारत की स्थिति है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। पी साईनाथ साहब भारत के जाने माने पत्रकार हैं और आज़ादी के बाद ग्रामीण भारत को कवर करने वाले सबसे बेहतरीन पत्रकारों में से एक हैं। इससे पहले आज वो पारी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, और इसके पहले वो द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत दिनों तक रूरल इंडिया के एडिटर रहे। तो ये पी साईनाथ साहब की बुक है और पी साईनाथ साहब ने बहुत ही शानदार काम किया है। और इस किताब को आए हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए। ये किताब 1992 में आई थी। अब बात करते हैं दोस्तों इस किताब की। तो ये किताब ग्रामीण भारत की रिपोर्टिंग है और ग्रामीण भारत की उन सच्चाइयों की रिपोर्टिंग है जो आमतौर पर आपको किसी भी अखबार में या किसी भी उस समय के मीडिया में देखने को नहीं मिलती है। ये रिपोर्टिंग की गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो काम करते थे और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके रिपोर्टिंग करने के लिए उनको एक स्कॉलरशिप दी थी और उसी के आधार पर ये पूरी रिपोर्टिंग की बुक लिखी गई है। और ये जो किताब है एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट, इसका मतलब ये है, ये किताब का थीम ये है कि इसका जो हिंदी अनुवाद है उसका नाम है तीसरी फसल। और ये तीसरी फसल इसलिए नाम रखा गया कि जब वो झारखंड में गए थे तो एक किसान ने कहा था कि सूखे से हर कोई खुश है, सिर्फ किसान को छोड़कर, जो छोटे किसान हैं उनको छोड़ के हर कोई खुश है। जिस साल सूखा नहीं पड़ता है उस साल वहाँ पे पैसा नहीं आता है और अधिकारी मालामाल नहीं होते हैं। तो एक तरीके से जो सूखा है वो तीसरी फसल है, रबी खरीफ के बाद से वो तीसरी फसल है। और वो वहाँ पे जितने भी क्लर्क हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने भी सूदखोर हैं और जितने व्यापारी हैं, वो सभी सूखे से मालामाल हो जाते हैं और इससे सिर्फ और सिर्फ किसान का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अब अगर बात करें हम दोस्तों इस किताब के बारे में, तो इस किताब में ग्रामीण भारत की घटनाओं को किसी इवेंट की तरह नहीं लिया गया है, किसी घटना की तरह नहीं लिया गया है, बल्कि उन तरीक़ों की पड़ताल की गई है, उनके पूरे प्रोसेसेस की पड़ताल की गई है जिसकी वजह से ग्रामीण भारत की ये दुर्गति है। और ये बताया गया कैसे ग्रामीण भारत एक दूसरा भारत है जो शहरी भारत से पीछे छूट गया है और आज भी वहाँ पे भारत के लगभग 65-70% लोग रहते हैं। तो इसमें जो ज़िले शामिल किए गए थे उसमें से भारत के सबसे पिछड़े ज़िले हैं, मलकानगिरी है उड़ीसा का, पलामू है झारखंड का, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के ज़िले हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के ज़िले हैं, तमिलनाडु के ज़िले हैं। तो पूरे भारत की एक बड़ी एक आपको तस्वीर देखने को मिल जाएगी जो ग्रामीण भारत की एक बड़ी तस्वीर साबित होगी। इसमें आपको जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा के ज़िले मिलेंगे, वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी जो सवाल हैं वो आपको दुर्गति उनको देखने को मिलेगी। और ये देखा जाए, आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये ज़िले बिल्कुल पीछे छूट गए हैं। इसके अलावा अगर आप आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उस समय के ज़िले आप देखेंगे तो आप यह समझ जाएंगे कि वहाँ पे नक्सलवाद क्यों पनपा, किस तरीके से जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बंटवारा इस तरीके से हो रहा है कि वहाँ के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। तो ये एक किताब है जिसमें कि उन्होंने रिपोर्टिंग की, और ना सिर्फ रिपोर्टिंग की बल्कि रिपोर्टिंग करने के कुछ सालों बाद वो फिर से वहाँ पर गए और उन्होंने फिर से उसमें लिखा है किताब में कि वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, क्या स्थितियाँ कुछ बदली हुई थी या फिर स्थितियाँ पहले की जैसी ही थी। ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये किताब जब जारी हो रही थी उसी समय ठीक 1991-92 में भारत में उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन आया और ग्लोबलाइजेशन की भारत में शुरुआत हुई। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय। तो जैसे ही भारत में उदारीकरण आया, उस समय की जो ग्रामीण भारत का पूरा दस्तावेज है, पूरी सच्चाई है, वो इस किताब में दर्ज है। वो किताब आज आप पढ़ेंगे आप तो समझ पाएंगे कि क्या ग्रामीण भारत उससे पीछे गया है कि क्या ग्रामीण भारत आगे आया है। उदारीकरण का जो लाभ है, जो नियो लिबरल्स आए हैं पूरे शहर में और मिडिल क्लास का उदय हुआ है, उससे ग्रामीण भारत पर क्या असर पड़ा है, क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है या बदतर हुई है। तो आप यह पाएंगे कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है और अमीर गरीब के बीच खाई और ज़्यादा बढ़ी ही है। तो ये किताब है एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट। इसमें जो है किसी इवेंट की तरह से जो घटनाएं हैं उनको नहीं बताया गया है। जैसे उड़ीसा में एक लड़की को बेच देती है उसकी माँ, तो उसको एक इवेंट की तरह नहीं बताते हैं। वो बताते हैं कि बाहर के जो शहरी पत्रकार आते हैं उनकी समस्या ये है कि वो किसी भी चीज़ को एक घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन उस घटना के पीछे की एक पूरी प्रक्रिया होती है, सालों की प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए वो घटना जो है सिर्फ एक घटना बन के ही रह जाती है और कुछ समय बाद उस घटना को लोग भूल जाते हैं।
तो पूरा जो प्रोसेस है, जो कर्ज का प्रोसेस है और जो भूमिहीन किसान का प्रोसेस है, वो प्रोसेस उन्होंने समझाया है। कई जगहों पे उन्होंने जहाँ से शुरुआत हो रहा है, यानी कि सोर्स जहाँ से लेबर चलना शुरू होते हैं और जहाँ तक वो जाके काम करते हैं कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में या मिल के रूप में, उन सब की उन्होंने यात्राएं की है और उन सारे डॉट पॉइंट्स को मिलाया है उन्होंने। और उन्होंने बताया कि कैसे जो शहर में मोस्टली जो लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं और जो बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में शहर में लोग काम करते हैं, उसमें अधिकतर लोग वही हैं जो गांव के भूमिहीन मजदूर हैं और वो खाने के लिए संघर्ष के वजह से और अपने स्वास्थ्य के लिए संघर्ष की वजह से अपनी अपनी ज़मीनों को छोड़ करके शहरों में भाग आए हैं। तो अगर आपको ग्रामीण भारत की सच्चाई समझनी हो, उस समय की भी और आज की भी, तो इससे बेहतर कोई भी किताब नहीं हो सकती। उस समय की इकोलॉजी समझनी हो, उस समय के जो गांव का पर्यावरण समझना हो, तो इससे बेहतर किताब नहीं हो सकती। तो ये थी दोस्तों किताब एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट, यानी कि तीसरी फसल, जो उसका हिंदी अनुवाद है। ये किताब अगर आपने पढ़ी हो तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा कोई दूसरी किताब हो जो पर्यावरण और इकोलॉजी के जुड़े हुए मुद्दों को इसी तरीके से रेखांकित करती है, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।